गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सिमिलैरिटीज ये है कि यहाँ पर भी हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट को ही समझेंगे। यहाँ पे डिफरेंस दिया जाता है कि डाईहाइब्रिड क्रॉस में एक्चुअल में 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाते हैं और बाकी जो 5 होते हैं वो कॉमन होते हैं। लाइक अभी आपको बताया था, मेंडल जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो एक गार्डन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके समझाया था। तो गार्डन पी प्लांट में नियर अबाउट 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिनमें से हमने एक डिस्कस कर लिया था, दैट इज हाइट कैरेक्टर, टॉल हाइट एंड शॉर्ट हाइट या ड्वार्फ हाइट कह सकते हैं। एक हमने डिस्कस किया था जिसमें वॉयलेट कलर फ्लावर आते हैं गार्डन पी प्लांट में, या फिर जो व्हाइट कलर फ्लावर आते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर सेम वही कंसेप्ट चलेगा, बट यहाँ पर हम जो कैरेक्टर है, ट्रेट या फैक्टर कह सकते हैं, 2 लेंगे। लाइक ये वाला कैरेक्टर या ये वाला ट्रेट जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउंड सीड ऑफ गार्डन पी प्लांट। कैपिटल Y जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ दैट सीड। मतलब गार्डन पी प्लांट या जो पी प्लांट है उसके सीड का कलर क्या होगा, येलो होगा, और शेप क्या होगी, राउंड होगी। कैपिटल से लिखा हुआ है तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको कि ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि उसके कंट्रास्ट में कैरेक्टर जो है वो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। स्मॉल r एंड स्मॉल y क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल r जो है, अगर यहाँ पे सीड राउंड बताए जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सीड होंगे वो प्रॉपर राउंड शेप नहीं होंगे, रिंकल शेप होंगे। कलर जो सीड का वो कैसा होगा, दैट विल बी ग्रीन कलर, जबकि यहाँ पे जो सीड का कलर है वो है येलो कलर। सो डोमिनेंट ये वाले कैरेक्टर हैं और ये सामने वाले कंट्रास्ट में जो लिए गए हैं, दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। अब फर्स्ट वाला कंसेप्ट ऐसा वैसे ही चलेगा जैसे कि मोनोहाइब्रिड में हमने समझा था। सेम वही कंसेप्ट है, जब भी जो कैरेक्टर के प्लांट ग्रो करेंगे वो आगे जाके गेमीट्स बनाएंगे। गेमीट्स जब बनते हैं तो यहाँ पे लॉ फॉलो होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो मेंडल ने 3 लॉ बताए थे। तो अगर मैं यहाँ से मैं आपको बताऊं तो इस केस में जो गेमेट फॉर्मेशन हो रही है, तो आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पे लॉ कौन सा लगना चाहिए या कौन सा फॉलो हो रहा है, दैट इज सेकेंड लॉ विच वी कॉल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गेमीट्स बन चुके हैं, सेपरेशन हो चुकी है, आगे जाके गेमीट्स जो हैं वो फ्यूज करेंगे, और उस केस में कोई भी गेमीट किसी के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंटली कंबाइन हो सकता है, तो उसे कहा जाएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मींस दिस कैन फ्यूज विद दिस और दिस कैन फ्यूज विद दिस। तो इस केस में कोई भी किसी के साथ भी फ्यूज करेगा तो हमारे पास रिजल्ट तो यही आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लॉ फॉलो होगा थर्ड वाला। एट लास्ट में F1 जनरेशन में चाहे कोई भी गेमेट किसके साथ भी फ्यूज करेगा, बट एक यहाँ पे सब में सेम आने वाली है, दैट इज कैपिटल R एंड कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y। इट मींस जो F1 जनरेशन के ट्रेट आ रहे हैं उनका जो कैरेक्टर होगा, जो अपीयरेंस दिखाएंगे, वो कौन सी होंगी, इट विल बी राउंड सीड एंड येलो कॉटिलीडन, या हम कह सकते हैं येलो कलर सीड। यहाँ पे फॉलो होने वाला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ जो दिए गए थे वो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस को कहा गया है, बट अगर हम क्रॉस को स्टडी करें तो यहाँ पर जो सेकेंड लॉ सबसे पहले फॉलो हो जाता है, बिकॉज गैमेट सबसे पहले वहीं पे बनेंगे। उसके बाद F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखता है हमेशा, और जो एट लास्ट में F1 जनरेशन का जो असॉर्टमेंट होती है वो कैसे होगी, मीन्स ये गैमेट तभी कंबाइन होंगे, उसके बाद ही रिजल्ट हमारे पास ये वाला आएगा। तो इट मीन्स थर्ड लॉ पहले फॉलो होगा सेकेंड के बाद, एट लास्ट में फर्स्ट लॉ फॉलो होगा। सेम वही चीज मोनोहाइब्रिड वाली फिर रिपीट हो रही है, यहाँ पे आ जाएगी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब सिंपल होता है, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। इट मीन्स यहाँ तक जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, जो मेंडल ने परफॉर्म किया था, वो एक्सपेरिमेंट जो था वो था एक आर्टिफिशियल क्रॉस।
उसके बाद जो प्लांट्स, जो सीड आए हमारे पास, उन्हें इंडिपेंडेंटली ग्रो करवाया, मीन्स वहाँ पे कोई मैन मेड एक्टिविटी नहीं हुई थी, जस्ट फ्रीली ग्रो करवाया ताकि रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जा सके। ये सारे के सारे जो सीड्स ग्रो कर रहे थे वो थे तो ऑब्जर्वेशन के अंडर, बट किसी तरह की वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन बाउंडेड नहीं था। अब प्यूनेट स्केल वैसे ही बनाया जाएगा जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने बनाया था। ये गैमीट्स लिखे जाएंगे। गैमीट्स जब भी बनेंगे इनके आगे फर्दर तो यही कॉम्बिनेशन के चांसेस बन सकते हैं। कौन सा? कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, मीन्स ये किसके साथ फ्यूज हो सकता है, पेयर बना सकता है, सॉरी, एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, या फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई या स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो गैमेट्स कोई भी अगर हम देखें इनमें से सिर्फ यही 4 तरह के कॉम्बिनेशन के चांसेस हो सकते हैं, मीन्स यही पेयर बना सकते हैं। प्यूनेट स्केल बनाने के टाइम हम जब भी गैमेट इधर लिखते हैं तो सेकेंड साइड में भी हम वैसे ही गैमेट्स लिखते हैं ताकि हम उनकी फ्यूजन का रिजल्ट दिखा सकें। प्यूनेट स्केल एक्चुअली एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे कि रेशियोज को कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। अब जैसे कि मैंने ये सारा का सारा प्यूनेट स्केल भरा हुआ है, आप इसे अपनी तरफ से भी दोबारा बना के देख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं कि एक्चुअल में एट लास्ट में यही रेशियो आ रही है या नहीं। कैपिटल आर से कंबाइन होगा तो रिजल्ट हमारे पास कैपिटल आर आएगा, एंड वाई ये ऐसे आ जाएगा। सेम उसी तरह से कैपिटल आर जब इसके साथ फ्यूज करेगा तो रिजल्ट आएगा डबल कैपिटल आर एंड वाई एंड स्मॉल आई। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप ट्रेड को लिखते हो पेयर में, उस टाइम पे आपने ये जरूर याद रखना है कि डोमिनेंट को हमेशा आगे लिखा जाता है, रिसेसिव को हमेशा पीछे लिखते हैं। इससे याद ये रहता है कि हमें क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि जो कैपिटल लेटर है वो डोमिनेट करता है। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, आपने याद रखना है। लाइक अगर यहाँ पे कैपिटल आर लिखा हुआ है तो उसके साथ में अगर आप शॉर्ट में स्मॉल भी लिखोगे तो वो भी उसके पीछे ही आएगा, लाइक जैसे यहाँ पे मेंशन किया। उसी तरीके से यहाँ पे कैपिटल आर कंबाइन हो गए, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। उसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ऐसे करते करते आपका प्यूनेट स्केल सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर F1 जनरेशन के बाद जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है तो हमारे पास आता है F2 जनरेशन। मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, दिस इज अ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमारे पास 2 तरह की रेशियोज आती हैं, वन इज फिनोटिपिक रेशियो, अनदर वन इज अ जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या हुआ? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? दैट इज द अपीयरेंस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अपीयरेंस हमेशा किसी न किसी जेनेटिक मेकअप के कारण होती है। लाइक अगर मैं कहूँ कि इस पूरे प्यूनेट स्केल को स्टडी करके मुझे ये पता चला कि मेरे पास जो टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सीड्स हैं, उनमें या जो उनमें आगे प्लांट ग्रो करने वाले हैं, उनमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे डोमिनेट करने वाले, दैट इज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इजी तरीका है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आपने कभी भी किसी भी नंबर को जो आपने पहले लिख दिया उसे दोबारा काउंट नहीं कर। जैसे कि फर्स्ट वन एग्जांपल से ही चलते हैं। अब आपने इस पूरे स्क्वायर में कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई वाले कॉम्बिनेशन देखने हैं और एक बार अगर वो काउंट हो गया उसे रिपीट नहीं करना। लाइक अगर मैं इसे काउंट कर लूँ तो ये वाला कॉम्बिनेशन एक हो गया, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है तो ये हो गया सेकेंड, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है तो ये हो गया थर्ड, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है तो ये हो गया फोर्थ, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है तो ये हो गया फिफ्थ। इसे क्यों नहीं काउंट करना? क्योंकि मैंने क्या ढूंढना था, मुझे ये वाली ट्रेड चाहिए, ये वाला कैरेक्टर चाहिए, तो ये यहाँ पर नहीं है। फिर आ गया कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, सेम, फिर हम इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे कैपिटल वाई चाहिए था, डोमिनेंट कैरेक्टर चाहिए। ये वाला हो गया 7, दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 9। अब जो मेरे पास ये 9 नंबर्स आए हैं, ये वो कैरेक्टर हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। मीन उसकी प्रेजेंस में अगर कोई स्मॉल लेटर है या एक रिसेसिव जीन है तो वो काउंट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो
जितने भी 9 के 9 मैं ट्रेट आपको बता रही हूँ, दे ऑल शो डोमिनेट कैरेक्टर। इट मीन्स जब ये ऑर्गेनिज्म प्लांट ग्रो करेगा तो इसमें राउंड सीड एंड येलो कलर के जो कलर होगा सीड का वो येलो होगा। इसके बाद अगर मैं इसे काउंट करूँ कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई को, तो इस केस में इन्हें तो मैंने काउंट करना ही नहीं क्योंकि वो हो चुके हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन एक तो मुझे यहीं पे दिख गया, सेम इस वाली लाइन में आ गया, एंड और कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 1, 2 एंड 3। तो मेरे पास 3 ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, 3 ऐसे प्लांट होंगे जिसका कैरेक्टर क्या होगा, राउंड सीड तो होगा बट कलर क्या होने वाला है, ग्रीन होने वाला है। क्योंकि वाई जो मैंने स्मॉल वाई लिया था वो लिया था मैंने सीड कलर जो ग्रीन कलर का था। उसी तरीके से कैपिटल स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई काउंट करेंगे तो वो यहीं पे हमें मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसे रिपीट तो करना ही नहीं है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 3 ऐसे प्लांट ग्रो करने वाले हैं जिनमें क्या होगा, रिंकल्ड सीड होंगे बट कलर क्या होगा, येलो होगा। एंड एट लास्ट एक ऐसा कैरेक्टर इन सभी में होगा जो कंप्लीटली सभी से डिफरेंट होगा, मीन्स वो रिसेसिव ट्रेट को शो करेगा। तो इस केस में पेरेंटल कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, जैसे कि हमने ये वाला लिया था प्योर लाइन, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पेरेंटल कैरेक्टर रिपीट हो रहा है जिसे हम प्योर लाइन कह सकते हैं, मीन्स रिपीटिशन कह रहे हैं पेरेंटल कैरेक्टर। तो ये क्या शो करने वाला है, इट शोज रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन कलर, या हम ग्रीन कलर सीड कह सकते हैं या फिर कॉटिलीडन भी कह सकते हैं। जीनोटिपिक रेशियो लंबी जरूर होती हैं बट इसमें कोई खास मुश्किल नहीं है। आपने सभी जो आपने यहाँ पे कैरेक्टर लिखे थे वो सारे के सारे एज सच लिखने हैं। अब एक चीज जैसे कि यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, तो ये वाला कॉम्बिनेशन या ये वाले जो आपकी जो पेयरिंग हो रही है ये पूरे के पूरे क्रॉस में प्यूनेट स्क्वायर में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक बार ही ये कैरेक्टर आता है। और कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, अगर आप इसे काउंट करोगे तो ये भी आपको सिर्फ 2 चांसेस ही, 2 केस ही मिलेंगे। उसी तरीके से अगर लास्ट वाला जैसे मैंने आपको ये समझाया फिर वही आ रहा है स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये वाला भी पूरे इस स्क्वायर में एक बार ही आता है। जीनोटिपिक रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड की आती है हमेशा 1:2:1, बट यहाँ पे जो रेशियो होती है वो लेंथी हो जाती है। ठीक है, बट आपको कोई मुश्किल नहीं आने वाली अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने जो आपके पास रिजल्ट आया उसे ही जस्ट एक रेशियो में मेंशन कर देना। डायहाइब्रिड क्रॉसओवर था, वहां पे इनहेरिटेंस 2 जीन्स की ली गई। कई बुक्स में क्या किया होता है, यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर मेंशन कर देते हैं, इट मीन स्मॉल वाई मेंशन करते हैं। यहाँ पे फिर आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस जगह पे ही चेंज आएगा, उसके अलावा और कहीं भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला। क्योंकि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एज सच वही दिखने वाला है, प्यूनेट स्क्वायर भी वैसे ही बनेगा, गैमेट्स भी वैसे ही बनेंगे और एट लास्ट में जो रेशियो है वो भी एज सच वही आने वाली है। सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टर आपके यहाँ पे एक डोमिनेट हो दूसरा रिसेसिव हो तो रिजल्ट हमारे पास सेम एज सच वही रहेगा। तो दिस इज डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स कहते हैं। इस कंसेप्ट से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो इनहेरिटेंस होती है वो चाहे एक जीन की हम स्टडी करें चाहे 2 जीन की करें, एक चीज कॉमन आ रही है, डेट इज जो ट्रेट है वो पेरेंट्स से उनकी न्यू जनरेशन में ट्रेवल करते हैं।